हाँ हैं, चलो ये सही आ रहा है, सही आ रहा है, बोलना पागल। चलो अब मार्केट का तीसरा और अंतिम चैप्टर शुरू करेंगे। पहले दो चैप्टर मैंने पहले ही कह दिए थे लल्लू है, एक में तो टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ाया और दूसरे चैप्टर में मैंने आपको 16 कर बताए। कितने कर? डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा, वो सारे नाटक हमने कर लिए। 16 कर याद है ना आप लोगों को? लास्ट क्लास में आप लोगों को वो 16 के 16, इस बुक में तो फिर भी कम थे, अपन ने तो हर केस पढ़ लिए। और उसके अंदर आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड कम होगी तो सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई। अब मैं आप लोगों को लास्ट इसका चैप्टर शुरू करवा रहा हूँ। पहले मैं आपको इसकी पूरी स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, इस चैप्टर में मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, क्योंकि तीनों चैप्टर में से यही बड़ा है, बस दो तो बिल्कुल लल्लू थे। सामने देखो, और ये हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है, देखो माइक्रो का। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मार्केट में 3 मार्केट पढ़े थे। टाइप्स ऑफ मार्केट में कंपटीशन के हिसाब से 3 मार्केट पढ़े थे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्ट। वही तीनों को इधर पढ़ाएगा ये डिटेल में। वैसे तो मैंने बहुत सारे मार्केट पढ़ाया आपको, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग रन वाला, वेरी शॉर्ट, वेरी लॉन्ग, रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। लेकिन मैंने आपको कहा था इन सब के ऊपर कोई डिटेल में चर्चा होगी ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ऑन द तो कंपटीशन के हिसाब से हमारा पहला मार्केट आता है बच्चों परफेक्ट कंपटीशन। मैं आपको पहले पूरी स्ट्रक्चर समझा दूं। मैं आपको 3 तरह के पहले मार्केट पढ़ाऊंगा, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। तीनों मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है ये बताऊंगा, इक्विलिब्रियम। तीनों मार्केट के फीचर पढ़ाऊंगा, तो तीनों मार्केट का डेफिनेशन, फीचर, और तीनों में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है शॉर्ट रन में और इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है लॉन्ग रन में, और ख़त्म हो जाएगा। तो मोटा मोटा कितने टॉपिक पढ़ेंगे? 4, जिसमें डेफिनेशन, फीचर्स, इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन, इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन, ये 4 टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने। उसके बाद ओलिगोपोली मार्केट के बारे में भी थोड़ा दे रखा है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, 3 की तो डिटेल में चर्चा है, और थोड़ा बहुत किसके बारे में बता रखा है? ओलिगोपोली के बारे में। और एक पढ़ाऊंगा मैं आपको मोनोपोली कितने प्रकार की होती है। मोनोपोली में भी टाइप्स है, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली और ये सब, ये पढ़ाऊंगा, और फिर ये चैप्टर समाप्त। तो बहुत डिटेल में अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस पे से बहुत बनते हैं। पहले परफेक्ट कंपटीशन। मैंने आप लोगों को कहा था कि परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, और जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं वो होमोजीनियस है। क्या है? जीनियस नहीं है, जीनियस से भी ज़्यादा, होमोजीनियस मतलब एक जैसे। कैसे है? और प्राइसेस भी यूनिफॉर्म है। प्राइसेस भी क्या है? मतलब अगर मैं बेच रहा हूँ कोई चीज़ 10 रुपये में, तो ये भी कितने में बेचेगा? 10 में। ये भी कितने में बेचेगा? ये भी कितने में बेचेगा? तो प्राइसेस क्या है? यूनिफॉर्म है, सेम है। अब क्यों यूनिफॉर्म है, कैसे है, क्या फीचर्स है इस मार्केट के, वो देखते हैं। नंबर 1, पहला तो याद ही आपको, बायर्स और सेलर्स क्या है? इतने लार्ज है कि कोई एक सेलर पूरी सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता और एक बायर डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लार्ज का मतलब ये है, ये टिक कर लेना, ठीक है। एक सेलर सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, एक बायर डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इन्फ्लुएंस के बाद क्रॉस भी लगाना। हमें तो मोटी मोटी बातें याद रखनी है बस। क्यों? क्योंकि यहाँ इतने सेलर है। जैसे आज आप सब्जी मंडी गए, अब सब्जी मंडी में बहुत सारे सेलर है, बड़ी सब्जी मंडी में। अब एक जना प्याज बेचने नहीं आया, तो क्या प्याज की सप्लाई में कोई फ़र्क पड़ जाएगा? दूसरे लोग बेच देंगे। और मैं सब्जी मंडी रोज़ जाता हूँ 1 किलो प्याज खरीदने, आज मैं नहीं गया, तो मंडी वालों को नुकसान हो रहा है। और आप तो आए ही नहीं, आपके ना आने की वजह से हमारी डिमांड में कितना फ़र्क पड़ गया, 1 किलो प्याज हमारा बच गया। ओ माय गॉड। तो एक बायर के आने या ना आने से और एक सेलर के आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे बोलते हैं लार्ज नंबर। लार्ज की कोई परिभाषा तो होनी चाहिए ना। लार्ज मतलब कितने लार्ज?
जैसे आज मैंने तुम्हें उस दिन कहा था कोई मैं अपने कॉमर्स है, अपन कॉमर्स की फील्ड में अगर हमारे फील्ड में 2000 बच्चे हो जाए किसी कोचिंग में तो वो उसे लार्ज घोषित कर देता है कि इससे बड़ी तो कोई कोचिंग ही नहीं है। और साइंस में लाख बच्चा भी लार्ज नहीं है, कोटा का मार्केट ही ऐसा है साइंस का, और कॉमर्स का मार्केट ही इतना छोटा सा है। तो लार्ज की कोई परिभाषा तो होनी चाहिए ना। तो लार्ज का मतलब है इतने लार्ज कि सेलर पूरी सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता और बायर पूरी। आगे आते हैं नेक्स्ट। इस मार्केट में जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो परफेक्टली होमोजीनियस है। फीचर पढ़ा रहा हूं भाई, किस मार्केट के? परफेक्ट कंपटीशन। क्या नाम है मार्केट का? परफेक्ट कंपटीशन। प्रोडक्ट कंप्लीटली आइडेंटिकल है या होमोजीनियस है, मतलब एकदम सेम है, सेम बिल्कुल, ठीक है, एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। मतलब अगर आप मिस्टर राम से प्याज लो या मिस्टर श्याम से प्याज लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। आज राम नहीं आए मार्केट में तो आप किससे ले लो? आपका सेलर को लेकर कोई झुकाव हो सकता है, प्रोडक्ट को लेकर कोई झुकाव नहीं होगा। प्रोडक्ट तो जो राम दे रहा है वही इसे परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। कई बार होता है ना कि अपनी कोई दुकान फिक्स होती है, यार अपन इधर से ही लेते हैं, चीज़ वो भी वही देगा क्योंकि जो वो दे रहा है वही वो दे रहा है, प्राइस भी सेम है, लेकिन अपन तो इससे लेते हैं, अपना पहचान वाला है। तो वो पहचान वाला है इसलिए आप सेलर को डिफरेंशिएट कर सकते हो, प्रोडक्ट की वजह से नहीं कर सकते। प्रोडक्ट तो दोनों का सुन रहे हो, मेरी बात को समझ रहे हो? प्रोडक्ट कंप्लीटली क्या है? होमोजीनियस या फिर आइडेंटिकल। कैसा? आइडेंटिकल। ये देखो, बायर का कोई प्रेफरेंस नहीं है सेलर में, अंडरलाइन करो, यूनिट ऑफ कमोडिटी के हिसाब से। यू आर इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब जिससे भी खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनडिफरेंट। लेकिन मैंने फिर बोला है, क्या बोला है? सेलर से आपका कोई पर्सनल रिलेशन ऐसा है उस वजह से झुकाव हो सकता है, प्रोडक्ट की वजह से कोई झुकाव। बोलो मेरे साथ, टू सेलर्स आर इनडिफरेंट इन दिस मार्केट बिकॉज दे आर सेलिंग सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट which is identical in all aspect। बढ़ो आगे बढ़ो, क्या पढ़ा रहा हूँ बोलो तो? सो नहीं रहे हो ना बराबर? ठीक है, थोड़ा बहुत सो रहे हो तो परफेक्ट कंपटीशन के फीचर पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? परफेक्ट कंपटीशन। पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, और दूसरा प्रोडक्ट आर होमोजीनियस। जो आप बना रहे हो बिल्कुल देख रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कुकिंग गैस है, रॉ मटेरियल है, कॉपर है, आयरन है, कॉटन है, फर्नीचर मार्केट में फर्नीचर है, लकड़ी है, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होती है, और सब्जी मंडी में सब्जी है। ये परफेक्ट कंपटीशन है, दोनों में कोई फर्क। आप किसी भी सेलर से लो, प्रोडक्ट क्या है? होमोजीनियस। ठीक है, जैसे इसमें बड़े एग्जांपल दिए हैं आयरन के, कॉपर के, इनमें परफेक्ट कंपटीशन होता है। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, बोलता है लोहे का काम है ना, लोहे का काम कैसा होता है कि उसके अंदर आपको खूब सेल होगी और प्रॉफिट होगा बिल्कुल घटिया। लोहे के काम में करोड़ों रुपए की सेल है, 20-25 करोड़ का टर्नओवर साधारण बात है, किलो से बिकता है, लेकिन हर किलो पे 8 आने 25 पैसे ऐसे बचते हैं बस, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है ना, सब वो के वही दे रहे हैं। रुपए 8 आने का काम है लोहे का, टर्नओवर में खेल सकते हो तो खेलो, मार्जिन तो एकदम नेग्लिजिबल मार्जिन है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है? बिल्कुल होमोजीनियस। नेक्स्ट आ जाएगा, सेम होता है। अब मिलावट आने लग गई है लेकिन होता तो सेम है। ठीक है, आगे देखिए क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें? फीचर। अब तीसरे फीचर पे आते हैं। पहला 2 फीचर हो गए, पहले 2 फीचर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट। सामने देखो तीसरा फीचर, एवरी फर्म इज फ्री टू एंटर और एग्जिट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी फर्म मार्केट में इजीली एंटर हो सकती है और कोई भी फर्म मार्केट छोड़ के जा सकती है। फ्रीडम, कोई रेस्ट्रिक्शन। आज सब्जी मंडी में कोई किसी भी रेट पे बेच रहा है, किसी दिन उसका मन नहीं है, वो दुकान बंद करके चला जाएगा, रख दो अभी तो, इसमें उधर का ले लिया मैंने। ठीक है, कोई भी फॉर्म बंद करके चली जाएगी, वो किसी फॉर्म का आना है तो वो आ जाएगी। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट अंडरलाइन करो। परफेक्ट कंपटीशन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रीडम ऑफ एंट्री, बैरियर्स नहीं है, नो बैरियर्स।
क्या नहीं है, बैरियर्स नहीं। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा जो याद रखना, अगर आप ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हो, तीन अभी बोली मैंने, कौन सी, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री, आगे की तीन और है वो नहीं करते हो, ये तीन करते हो तो आप कहलाओगे प्योर कंपटीशन। क्या कहलाओगे? और अगली तीन और पढ़ाऊंगा, अगर वो तीनों भी पूरी कर लोगे तो आप कहलाओगे प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन। क्या कहलाओगे? तो यहाँ लिख लो कहीं शॉर्ट में, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, फिर होमोजीनियस प्रोडक्ट, और फिर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इफ ऑल थ्री कंडीशंस, अगर तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हो गई तो आप कहलाओगे प्योर कंपटीशन। क्या कहलाओगे? प्योर कंपटीशन। और अगली तीन और पढ़ाऊंगा, वो तीन हो गई तो प्योर एंड परफेक्ट। ट्वेल्थ वगैरह में अपन पढ़ते थे ना इस चैप्टर को, तो क्या हेडिंग वगैरह आती थी जो बिल्कुल घसीटा मार लिखता है, ये हेडिंग वगैरह में थोड़ा सही रहता है, वहाँ अपन को याद रहता है ये हेडिंग में अंदर ये है, ये चीज़ हमें पढ़ी है तो बार बार पढ़ना नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले वाले की हेडिंग हो गई लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, दूसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट, तीसरा हो गया फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। चलो आगे आओ, नेक्स्ट। अब चौथा फीचर, परफेक्ट नॉलेज होगी इस मार्केट में। चौथा फीचर परफेक्ट नॉलेज, मतलब बायर को बराबर पता होगा कि वो क्या खरीद रहा है और सेलर को बराबर पता होगा क्या बेच रहा है। कोई भी सेलर बायर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, कोई भी सेलर, क्योंकि बायर को परफेक्ट नॉलेज है। अब जैसे अपन मंडी में जाते हैं 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, ठीक है, तो वो सभी चिल्ला रहे होते हैं। ठीक है, अब आप जैसे ही अंदर घुसे, आपको पता है प्याज सब लोग 20 रुपये किलो ही दे रहे हैं, तो कोई आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगा, आपको भी पता है और उसको भी पता है कि आपको सब पता है, तो आप उसका क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लॉइट। यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज है, बोथ बायर्स एंड सेलर्स हैव रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, कि वो क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, दे हैव ऑल इंफॉर्मेशन। पांचवा फीचर, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना के बराबर होती है, मतलब इसमें आपको कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं करनी पड़ती, कोई आपको ढूंढने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, एडवर्टीजमेंट नहीं खर्च करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं लगाना, बायर आपको ढूंढता हुआ खुद आएगा, बायर आपको। ठीक है, इसमें आपको कभी कोई देखा है मंडी में किसी ने दिया हो, अगर आप इतने किलो चीज़ खरीदोगे तो घर पे फ्री होम डिलीवरी। ठीक है, उसको पता है आपकी गरज है, उसकी कोई गरज नहीं है। वो लोग इतनी सही रेट में माल दे रहे हैं कि आप खुद उन्हें ढूंढते हुए आओगे, उन्हें आप पे कोई खर्च नहीं करना। या कभी कोई ऐड दे रहा हो, कभी लोहे की ऐड आती है, कॉपर की ऐड आती है, आयरन की ऐड आती है, गोल्ड की ऐड आती है, ज्वेलरी की आ सकती है बनाने की, गोल्ड रॉ गोल्ड की कभी नहीं आएगी। इन सब के मार्केट परफेक्ट कंपटीशन है, बायर खुद आएगा, इसमें ना तो एडवर्टीजमेंट की कोई खर्चा करना है, ना मार्केटिंग पे खर्चा करना है, ना ट्रांजेक्शन पे खर्चा करना है। ठीक है, ये एकदम सही रेट में जितनी क्वांटिटी में बेच सकते हो उतना बेचो, बढ़िया मार्केट है, नाम ही परफेक्ट है, परफेक्ट मार्केट है, लेकिन ऐसे मार्केट इंडिया में ज़्यादा नहीं है। ये बोलेगा अभी कि इमेजिनरी है, ये सारे फीचर पढ़ाने के बाद। चलो नेक्स्ट और लास्ट चीज़, परफेक्ट कंपटीशन में ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर। फर्म प्राइस टेकर है, अरे इंडिविजुअल प्राइस टेकर है और फर्म प्राइस मेकर है, ये लिख लो कहीं पे। फर्म के, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये हटेगा क्या? परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ लिख लो, फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, टेकर, और इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर है। ये ऑब्जेक्टिव बनेगा, याद रखना। फर्म प्राइस टेकर है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर है। मतलब आज अगर लोहे का भाव
मान लो 70 रुपये किलो चल रहा है, मान लो, ठीक है, तो वो 70 रुपये किलो में ही बिकेगा। प्याज अगर 40 रुपये किलो है तो 40 में ही बिकेगा। तो इंडिविजुअल को तो सिर्फ क्या करना है, फर्म को प्राइस लेना है। दे आर प्राइस टेकर, दे आर नॉट मेकर। मेकर कौन है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ने डिसाइड कर लिया कि प्याज इतने में बेचो तो इतने में ही बिकेगा, आलू इतने में बेचो तो इतने में ही बिकेगा, लोहा इतने में बेचो तो इतने में ही बिकेगा, कॉपर इतने में बेचो तो उतने में ही बिकेगा। क्योंकि ये प्राइस किसने डिसाइड की है? पापा ने। पापा कौन है? इंडस्ट्री। फर्म कौन है? बच्चा। बच्चे के हाथ में सिर्फ पापा ने बोला इतने रुपए दे दो अंकल, अरे यार बोलना पापा से इतने कम कर दे, वो फिर आप पापा से ही बात करना, पापा ने तो मेरे को इतना बोला है 100 रुपये ले लेना, अंकल आएंगे मेरे को 100 रुपये दे दो। तो आप कौन हो? वो बच्चे हो दुकान में बैठे हुए जिसको प्राइस को मैनिपुलेट करने की पावर, कम ज़्यादा करने की पावर, वो बच्चा जो सिर्फ दुकान में पैसे कलेक्ट करने भेजा है, उसके पास कम ज़्यादा करने की पावर, वो तो फिर पापा से पूछना पड़ेगा। और पापा कौन है यहाँ पे? आप कौन हो? बच्चे। होता है ना कई बार ऐसा दुकान, ठीक है, तो पापा से पूछ लेना, पापा ने तो मेरे को इतना लेने की बोला है, ठीक है। तो फर्म इज द प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। समझ रहे हो बराबर? अब ये 3 फीचर और अगर आपने पूरे कर लिए कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बिल्कुल कम है, परफेक्ट नॉलेज है, ये वाले पॉइंट का नाम था क्या? परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पे क्या था? लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ही कम है। और ये भी लिख लेना लो सेलिंग कॉस्ट, यहाँ सेलिंग कॉस्ट भी बहुत कम होती है, एडवर्टीजमेंट करनी नहीं पड़ती। क्या एडवर्टीजमेंट करोगे? सब अपने आप बिकेगा। सब्जी मंडी वाला क्या ऐड देगा, लोहे वाला क्या ऐड देगा, कॉपर वाला क्या ऐड देगा, सब अंधी में बिकेगा। गोल्ड का क्या ऐड आएगा? फिर बोल रहा हूँ, ज्वेलरी का ऐड आएगा, गोल्ड का कभी ऐड नहीं आएगा। सोने का कभी कोई ऐड देखा है? 80,000 रुपये पहुँच गया आज, ठीक है, 82 पहुँच गया, कोई गोल्ड का ऐड कर रहा हो, लो गोल्ड लो, बिना ऐड के इतना बिक रहा हो, 82 तो पहुँचा दिया है। उल्टा सरकार तो चाहती है इसकी डिमांड क्या हो? कम हो, ताकि इसका प्राइस भी कम हो। खैर, तो इसमें सेलिंग कॉस्ट भी नहीं होती, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं होती। परफेक्ट, और ये परफेक्ट नॉलेज हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना हो। और लास्ट यहाँ पे फर्म जो है वो कौन है? प्राइस टेकर। और इंडस्ट्री जो है वो है प्राइस मेकर। अगर ये सारी एग्जांपल्स पूरे हो गए, मतलब ये तीनों भी हो गए, तो फिर ये मार्केट कहलाएगा परफेक्ट कंपटीशन। क्या कहलाएगा? परफेक्ट कंपटीशन। प्योर एंड परफेक्ट, 6 के 6, 3 हो जाए तो प्योर, अगली 3 हो जाए तो परफेक्ट, और 6 के 6 हो जाए तो प्योर एंड परफेक्ट। क्या बोलेंगे इसे? ये लोग कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के बहुत कम एग्जाम्पल हैं, इसीलिए ये मिथ है। मिथ मतलब ये कहा जाता है ये इमेजिनरी है। क्या है ये? लेकिन आप इसके कोई चीज़ इमेजिनरी नहीं होती, एग्जाम्पल्स तो हो ही सकते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, प्रीशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब परफेक्ट कंपटीशन के एग्जाम्पल्स है। क्या है ये? लेकिन आप ये सारी चीज़ें देखो, जैसे इसमें एक चीज़ पढ़ाई मैंने तुम्हें, परफेक्ट नॉलेज। कौन सा मार्केट है जिसमें बायर को परफेक्ट नॉलेज होती है? बोलो, कोई सी भी नहीं होती। सारे बायर को परफेक्ट नॉलेज कैसे हो सकती है? सारे बायर को परफेक्ट नॉलेज हो तो सरकार को जागो गिराक जागो की एड ही ना चलानी पड़े, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट नॉलेज तो एजुकेशन के लेवल पे डिपेंड करता है, और दूसरे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो परफेक्ट नॉलेज तो हो ही नहीं सकती। थोड़ा 19-20 तो होता ही है। फिर आप कह रहे हो कि इंडस्ट्री मेकर है, फर्म टेकर है, फर्म भी मेकर बन सकती है। कई बार फर्म क्या करती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेती है। क्या ठीक है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो मैं 20 के 19.5 ले लूँगा प्याज में। वैसे तो 20 रुपये किलो है, लेकिन आपने तो 100 किलो प्याज है, तो मैंने लगा यार 100 किलो प्याज है, जल्दी बिक जाएगा, घर चल जाऊँगा, 8 आने कम कर देता हूँ, बाकी तो कोई करेगा नहीं, तो मैंने 8 आने कम कर दिए 100 किलो प्याज पे। 100 किलो प्याज के 20 रुपये के हिसाब से कितने होने चाहिए थे? 2000 है ना, और मैंने उसे 1900 रुपये में दे दिए, 100 रुपये कम कर दिए, या 1950 में दे दिए, 50 रुपये कम कर दिए। तो फिर कहाँ लगा आपका परफेक्ट कंपटीशन? प्राइस तो टूट गया, आप मेकर भी नहीं हो, आप तो मेकर बन गए। तो भैया ये सारी फीचर्स को एक जगह पे कंपाइल करना और कहना कि ये सब है, तो ये मिथ है। ये सारे फीचर्स एक साथ मौजूद
इसलिए कुछ किताबों का कहना है कि परफेक्ट कंपटीशन इज अ मिथ। क्या? इट इज़ अ इमेजिनरी मार्केट। और कुछ किताबों का कहना है कि नहीं, ये सारे मार्केट होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैंने क्या कहा था, मैं तुम्हें हर मार्केट का पहले फीचर पढ़ाऊंगा, फिर उसका इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा। इक्विलिब्रियम मतलब कि कब उन्हें अपना प्रोडक्शन रोक देना चाहिए, जहां उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो इक्विलिब्रियम में मैं तुम्हें शॉर्ट रन भी पढ़ाऊंगा और लॉन्ग रन भी पढ़ाऊंगा। अब ये पहले परफेक्ट कंपटीशन पूरा पढ़ाऊंगा, फिर ऐसे ही मोनोपोली में ये होगा, फिर ऐसे ही मोनोपोलिस्टिक में होगा। ठीक है, वो तीनों के इक्विलिब्रियम साथ में ही है। और फिर लास्ट में ओलिगोपोली पढ़ाऊंगा और ख़त्म। बराबर एक एक चीज़ याद रखना। चलो अब मैं इसका प्राइस डिटर्मिनेशन, पहले मैं पढ़ाता हूँ आपको इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें जो कुछ होती है वो इंडस्ट्री होती है। तो इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम तो एक ही केस में आ सकता है, जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, उसे इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। कब आएगा? इंडस्ट्री इज इन इक्विलिब्रियम एट द प्राइस व्हेन यू हैव नो इंसेंटिव टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। ना तो आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो। और वो कब होगा? जब इंडस्ट्री का आउटपुट डिमांड के बराबर हो। मतलब डिमांड बराबर हो किसके? सप्लाई के। जैसे आज आप दुकान में आए, 300 यूनिट आप लेके बैठे थे। वैसे तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखो, एक इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सुनो पहले तो ये याद रखना, इंडस्ट्री किसे कहते हैं? इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म। बहुत सारी फर्म्स को क्या कहते हैं? इंडस्ट्री। अब आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म है, 100 फर्म है, सारी फर्म है 100 फर्म। अब ये सारी 100 फर्म है, इन 100 फर्म का टोटल प्रोडक्शन हुआ 1 लाख टन। कितना हुआ? 1 लाख टन। और डिमांड भी 1 लाख टन की आई, दोनों बराबर हो गए, तो ये इक्विलिब्रियम है। अब ये 1 लाख टन पे अगर प्राइस चल रही है 15 रुपये, तो हर फर्म को यही प्राइस अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हर फर्म को कितने में बेचना पड़ेगा? अब इधर देखो, आगे भविष्य में डिमांड बढ़ गई, ये डिमांड बढ़ गई और सप्लाई सेम ही रही, सप्लाई यही रही, तो अब इक्विलिब्रियम ये हो गया P1। अब सारी फर्म को इतने पे बेचना पड़ेगा। 15 से कितनी हो गई? 17। समझो कैसे चलती है सारी चीज़ें, समझो प्रैक्टिकली समझो, इसको रटो मत। टीवी में पढ़ा 80 हो गया गोल्ड, रोने बैठ गए। समझ में भी तो आए कैसे 80 हो गया, साला वही तो गोल्ड है। 30-35 हज़ार रुपये में हमने जो गोल्ड खरीदा था आज से 4 साल 5 साल पहले, सेम गोल्ड आज 82 तक पहुंच गया। कैसे चल रही है ये इकोनॉमी? कभी दिमाग में आनी चाहिए ना ये बातें यार, कैसे चलती है ये सब चीज़ें। बस न्यूज़ में तो हम कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, पीछे की पिक्चर भी तो थोड़ी समझ में आए, इतना टाइम हो गया। और हम तो कॉमर्स के हैं, ऐसे ही चलती है सब चीज़ें। आप गोल्ड का डिमांड बढ़ाते गए, ये डिमांड बढ़ा, राइटवर्ड शिफ्ट, और बढ़ाते गए और बढ़ाते गए, तुम्हारी एसेस सप्लाई भी बढ़ी, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी जितनी तेज़ी से। तो जैसे ही डिमांड बढ़ी, अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है गोल्ड और 1 लाख के पार जाएगा। क्योंकि अब तो ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, जो लोग कहते हैं भैया म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ, इसमें पैसे लगाओ, ये लोग भी आधे क्या कहने लगे हैं कि पिछले 5 साल में जो रिटर्न गोल्ड ने दिया है वो किसी चीज़ ने नहीं दिया। अब ये लोग और उत्साह रहे लोगों को, अब लोग और गोल्ड पे मरेंगे, और जितना ये लोग गोल्ड पे आएंगे डिमांड और बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? सप्लाई तो वही है, तो प्राइस बढ़ेगा। ये प्राइस यहाँ आ गया, और ये ऐसे ही 17 से क्या होगा? 20 होगा, फिर कितना होगा? 22 होगा। दैट इज़ हाउ इकोनॉमी वर्क्स। इस तरीके से दुनियादारी चलती है, समझो इस चीज़ को। तो इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में कब आएगी? जब डिमांड बराबर हो, और उसी प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उसी प्राइस को इंडस्ट्री से फर्म अडॉप्ट कर लेती है। जैसे आज इक्विलिब्रियम प्राइस ये है, अब यही प्राइस पे कौन बेचेगी? फर्म बेचेगी। तो प्राइस निकाल के कौन देती है? इंडस्ट्री। बेचने का काम कौन करती है? किस मार्केट में? ये परफेक्ट कंपटीशन है। सो ये तो फिर परफेक्ट कंपटीशन है, बाकियों में भी यही होगा, बाकियों में भी कोई नया यही होगा। तो बोलो मेरे साथ, इन परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री विल अचीव इक्विलिब्रियम
एट अ पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट ईच अदर। एक बार और बोलो, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री विल अचीव इक्विलिब्रियम एट अ प्राइस वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इक्विलिब्रियम हो गया। क्या हो गया? ये डिमांड और ये सप्लाई कहाँ बराबर हो रहे हैं? यहाँ। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। और फिर बोल रहा हूँ, चौथी बार बोल रहा हूँ, ये इंडस्ट्री का है। इसी प्राइस को कौन अडॉप्ट कर लेगा? फर्म अडॉप्ट कर लेगा। चलो मार्किंग हो गई, हो गया इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम। अब फर्म का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। ये फर्म है, ये कौन है? फर्म। जो टिक लगाया वही याद रखना बस। अब किसका इक्विलिब्रियम है? फर्म का। अब देखो, ये देखो, ये क्या है? डिमांड। ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। और इसी प्राइस को कौन अडॉप्ट कर लेगा? ये फर्म का है। अब परफेक्ट कंपटीशन में मैंने अभी बोला प्राइस सेम रहती है, तो ये प्राइस है। और प्राइस को ही एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी बोल दो तुम। कैसे बोल दो? इधर देखो, परफेक्ट कंपटीशन में अगर आप एक यूनिट 20 रुपये में बेच रहे हो, ये 20 कहाँ से आई? ये भूल मत जाना, इंडस्ट्री ने दिए। किसने दिए? एक बार मेरे साथ बोल लो, इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज प्राइस टेकर, इंडस्ट्री इज मेकर। ये प्राइस फर्म ने नहीं बनाई है। किसने बनाई है? अभी कई बार अपन बार मेरे सब्जी वाले का ही एग्जांपल आ रहा है, ठीक है? तो वो उससे अगर कभी आप बोलते हो, या अगर मान लो किसी गोल्ड स्मिथ से आप बोलो, अरे यार भाई साहब, हर्ष तेरे से कोई आके ये बोल सकता है 82,000 का सोना यार, हद करते हो क्या, लूट मचा रखी है? हाँ, कोई नहीं बोल सकता। जो रेट तू बोलता है 82,000 दे के चला जाता है, ठीक है? मतलब कितना सुंदर काम है। बार्गेनिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। उससे बोल ही नहीं सकते अरे यार भाई साहब थोड़े तो कम करो। सेम ऐसे कोपर में, लोहे में, सब में कितना साफ सुथरा काम है, परफेक्ट, कोई मगजमारी नहीं। दुकान में चढ़ा है, उससे पहले ही पता है उसे कि प्राइस कितनी, कोई करा ही नहीं सकता। तो इंडस्ट्री ने एक प्राइस सेट करी है, फर्म को उस पर बेचना है। अब अगर मान ले तेरे से कोई बहुत ज़्यादा भी सोना ले ले तो कम कर देता है तू? मेकिंग में कम करेगा, सोने में नहीं करेगा, है ना? मेकिंग में, ज्वेलरी बनाने में। लेकिन सोने के भाव में कोई भाव ताव 82 है तो 82, 81 है तो 81, 80 है तो 80, 90 है तो 90। अब देखो, एक यूनिट लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, 4 लूँ। मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में TR बताया था, टोटल रेवेन्यू, कि आप जो भी यूनिट बेचते हो उससे जो पैसा आता है उसे टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे एक बेचोगे तो कितना आएगा, 2 बेचोगे तो ये टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू से ही मैंने आपको MR भी बताया था, मार्जिनल रेवेन्यू। मैंने कहा था मार्जिनल का मतलब है टोटल में आने वाला चेंज। हर चैप्टर में यही होता है। तो यहाँ तो 20 है, 40 में से 20 गया, 20 ही रहेगा। अब मैंने एक आपको पढ़ाया था एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू में मैंने पढ़ा था टोटल रेवेन्यू को यूनिट से डिवाइड करते हैं। तो 20 को डिवाइड करो 1 से, 40 को डिवाइड करो, 60 को करो, बोलो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस, MR और AR सब सेम रहते हैं और सबका कर्व होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसा होता है? सेम, हॉरिजॉन्टल। क्या मतलब? एक बार इंडस्ट्री ने हर्ष डिसाइड कर लिया कि सोना 80,000 रुपये में बिकेगा, तो तू और तेरे जैसे जितने भी सोनी उस मार्केट में हैं सब कितने में बेचेंगे? 80 में, जब तक इक्विलिब्रियम से नई प्राइस सेट नहीं होती। अब सोने में तो रोज ही चेंज हो रही है, लेकिन आज की रेट 80 है तो आज पूरे इंडिया में 80 में ही बिकेगा, पूरे इंडिया में। और कल 82 हो गई तो पूरे इंडिया में, समझ गए? तो यहाँ पे AR, MR और प्राइस तीनों ही क्या रहते हैं? सेम। एक बार ये 20 है तो क्या रहेंगे? और ये रहेगा पैरेलल टू एक्स। इसका कर्व कैसा बनेगा? अभी भी इक्विलिब्रियम नहीं बताया मैंने तुम्हें, इक्विलिब्रियम बताना है। इक्विलिब्रियम मतलब वो लेवल जहाँ पे हमें रुक जाना चाहिए, ना तो आउटपुट बढ़ाना चाहिए ना आउटपुट। याद रखना, इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम तो सिंपल आ जाएगा जब डिमांड
ऑब्जेक्टिव बनेगा, रटना मत, बराबर समझ लेना। इंडस्ट्री तो कब आएगी? जब डिमांड और सप्लाई बराबर है, इक्विलिब्रियम बराबर आएगा। लेकिन फर्म का इक्विलिब्रियम कब आएगा? सुनो, जब प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। किसके बराबर हो? और एमसी मस्ट बी राइजिंग। ये बात मैंने तुम्हें उधर बताई थी पहले चैप्टर, और मैंने कहा था डिटेल में आएगी, तो ये डिटेल में आ गई है। एमआर और एमसी बराबर हो और एमसी शुड बी राइजिंग। एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी शुड बी राइजिंग। इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एमआर एंड एमसी इज इक्वल एंड एमसी शुड बी राइजिंग। एमसी मस्ट बी राइजिंग। एमआर और एमसी बराबर हो और एमसी उस लेवल पे क्या कर रहा हो? राइज कर रहा हो। क्या कर रहा हो? ये बात नीचे लिखी हुई होगी। ये रही कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम फॉर्म का कब अचीव होगा? एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी। एमआर किसके बराबर हो? एमसी के। ठीक है, इसको अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही समझाऊंगा। और एमसी शुड कर्व एमआर फ्रॉम बिलो और एमसी शुड हैव पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप मतलब एमसी शुड बी राइजिंग। अब ये देखो, ये कर्व को टिक कर लो, ये रहा। और दोनों एक साथ ही बता दिए मेरे भाई ने। इंडस्ट्री कब इक्विलिब्रियम में आएगी? इतना बढ़िया बना हुआ है, देखो डिमांड और सप्लाई क्या होंगे? इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री का प्राइस, ये इक्विलिब्रियम है। और यही प्राइस को कौन फॉलो करेगी? ठीक है, जैसे अभी हमारे एग्जांपल के हिसाब से इंडस्ट्री ने सोने का भाव 80,000 दे दिया। अब फर्म है हर्ष, तो हर्ष भी कितने पे बेचेगा सोना? 80। लेकिन हर्ष अभी इक्विलिब्रियम में नहीं आया। हर्ष को कितना सोना बेचना चाहिए? इंडस्ट्री तो आ गई इक्विलिब्रियम में, हर्ष नहीं आया। हर्ष को कितना बेचना चाहिए? हर्ष की जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर, उसकी कॉस्ट बराबर हो। प्राइस तो 80 रहेगी, कॉस्ट तो उसकी कुछ भी हो सकती है। कॉस्ट तो अलग अलग होती रहती है। अब ये तो रिटेलिंग कर रहा है, कॉस्ट तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए होती है। अब जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो बना रहा है, उसकी कॉस्ट तो वेरी करेगी। तो उसकी कॉस्ट अगर वेरी करेगी तो पहले उसकी कॉस्ट गिरेगी, बनाओ, अभी भी बढ़ेगी, अभी भी बनाओ। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अब मत बनाओ, क्योंकि अब क्या है? एमसी ज़्यादा है और एमआर, मैंने उस दिन समझाया था आपको, अगर एमसी ज़्यादा है एमआर कम है तो अब आपका टोटल प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा। कैसे? यहाँ देखो, अभी तो ये चीज़ 20 में बिक रही है, आगे भी 20 में बिकेगी। लेकिन बनाने में यहाँ पे कितने लग रहे थे? मान लो 19। फिर यहाँ कितने लग रहे थे? 18। यहाँ कितने लग रहे थे? 16। अब यहाँ कितने लग रहे हैं? 17, क्योंकि बढ़ रही है ना। फिर कितने लग रहे हैं? 18। फिर कितने लग रहे हैं? 20। और अब यहाँ कितने लग रहे हैं? 22। तो देखो, 20 में से 19 गए, यू आर अर्निंग 1 रुपीज़। 20 में से 18 गए, 2 रुपीज़। 20 में से 16 गए, 20 में से 17 गए, बोलते रहा करो। 20 में से 18 गए, स्टिल यू आर अर्निंग 2 रुपया। 20 में से 19 गए, स्टिल यू आर अर्निंग 1 रुपया। 20 में से 20 गए, नाउ यू आर नॉट अर्निंग एनी रुपया। बट 20 में से 22 गए, अब 2 रुपए का नुकसान है। नुकसान में कौन धंधा करना पसंद करेगा? तो इसीलिए एमआर और एमसी बराबर है तब तक भी हम सह लेंगे, लेकिन एमआर कम हो और एमसी ज़्यादा हो, अब हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, रोक देंगे। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है बच्चों? एमआर इज इक्वल टू, लेकिन एमआर तो यहाँ भी बराबर है, लेकिन यहाँ एमसी फॉल हो रहा है, यहाँ नहीं रुकना, यहाँ रुकना है। तो इक्विलिब्रियम टी है कि आर है? ये आएगा एग्जाम में, कौन सा पॉइंट है, टी के आर? आर, क्योंकि इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन क्या है? एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी, ये तो एक है ही, और एमसी शुड बी राइजिंग या मस्ट बी, यहाँ एमसी राइज कर रहा है। ये कर्व इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये तो हो ही गई। और इसके बाद ये कर्व, अगर आप लोगों को ये डब्बा कर्व समझ में आ गया तो डब्बा भी समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो तुम्हारी एसएस, यहाँ देखो, यह डिमांड कितनी है इंडस्ट्री की? 60, और इंडस्ट्री की सप्लाई कितनी है? 5। बराबर है? नहीं है। यस सर बोल रहे हो, पागल हो गया? ये डिमांड कितनी है? 35, और सप्लाई कितनी है? अब बराबर है, तो इक्विलिब्रियम है 2 रुपीज़।
समझ गए? इक्विलिब्रियम कितना है? 2 रुपीस। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो डिमांड कम है, सप्लाई, यहाँ भी डिमांड कम है, सप्लाई, यहाँ भी डिमांड कम है, सप्लाई, और पहले डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई। तो भैया ना तो डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए ना सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए? तो अगर ये डब्बा एग्जाम में बना हुआ आ गया और आपसे पूछे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, ऑप्शन आया 2, 3, 4, 5, गलत करके आओगे ना ये भी, हाँ? और ये इक्विलिब्रियम किसका है, फर्म का कि इंडस्ट्री का? इंडस्ट्री का है ना भाई, डिमांड सप्लाई वाली बात इंडस्ट्री में है, और फर्म में क्या है? MRMC वाली बात। कौन सी वाली बात? समझ जाओ यार बेटा, ऐसे मत करो। हो गया ये? अब यहाँ देखो ये MR दे दिया 2, 2, 2, 2, MR तो 2 ही रहेगा, AR भी क्या रहेगा? 2 रहेगा। टोटल रेवेन्यू चेंज होगा, बस टोटल रेवेन्यू चेंज होगा। कौन सा कंपटीशन है? परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में अगर एक चीज़ 2 रुपये में बिकती है तो 2 4 रुपये में बिकेगी, 3 6 रुपये में बिकेगी, 4 क्योंकि इस मार्केट में बार्गेनिंग, इसमें प्राइस कम, प्राइस बढ़ता, एक लेवल पे क्या रहता है? सेम। और वो प्राइस किसने निकाल के दिया है हमें? इंडस्ट्री ने। मत भूलना बिल्कुल भी, किसने निकाल के दिया है? और इंडस्ट्री जो प्राइस सेट करती है फर्म को उतने में ही बेचना पड़ता है। अब यहाँ पे ना मैं इक्विलिब्रियम नहीं बता सकता तुम्हें, क्यों? क्योंकि सिर्फ MR दे रखा है, MC नहीं दे रखा। अगर आप MC दे देते तो मैं बता देता कि MR और MC क्या होने चाहिए? बराबर, और MC क्या होना चाहिए? राइजिंग। ये दोनों टिक कर लो, ये शॉर्ट रन हो गया। क्या हो गया ये? शॉर्ट रन। बस ये काट देना, ये कुछ भी नहीं है। अब आते हैं इस पे, एक मिनट रुक जाना। ये लॉन्ग रन है और ये शॉर्ट रन में मैंने तुम्हें इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया। अब ये शॉर्ट रन की 4 कंडीशंस है। मतलब इक्विलिब्रियम तो कब होगा? जब MR और MC बराबर हो। लेकिन क्या सर हम हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही रहेंगे, MR MC के बराबर रहेगा? ये तो रुकने वाला पॉइंट है। लेकिन हम तो इक्विलिब्रियम के पहले भी लाए कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम पे भी लाए कर सकते हैं, और इक्विलिब्रियम के तो एक बंदा जब शॉर्ट रन में काम कर रहा है तो वो कितने सिनारियों से होके गुजरेगा, ये एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक का नाम है कि हाउ मैनी केसेस विल बी देयर इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ये तुम टॉपिक लिख लो। वे तो शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम तो बता दिया मैंने तुम्हें। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि शॉर्ट रन में कितने केसेस हो सकते हैं। हाउ मैनी केसेस इसमें मैं तुम्हें 4 केस बताऊंगा, 4 केस। एक केस नंबर 1 सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट, नंबर 3 लॉस, और नंबर 4, ठीक है, नंबर 3 लॉस, और एक नंबर 4 भी आएगा शट डाउन पॉइंट। क्या आएगा? 4 केस बताऊंगा मैं तुम्हें। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, बराबर से सुनते जाना। ये लास्ट टॉपिक है आज का, फिर लॉन्ग रन वाला कल पढ़ेंगे। ये शॉर्ट रन पूरा खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो देखो। इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में आएगी जब डिमांड और सप्लाई, इंडस्ट्री जो प्राइस सेट करेगी। फर्म इक्विलिब्रियम में आएगी जब MR और MC बराबर हो, एंड MC मस्ट बी। परफेक्ट कंपटीशन में MR, AR प्राइस सब सेम रहते हैं। किसमें? MR, AR प्राइस सब क्या रहते हैं? यहाँ तक मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। अब देखो शॉर्ट रन में 4 केस बनेंगे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का केस वो है जब MR MC से ज़्यादा है, क्योंकि बराबर है तो आप कमा ही रहे हो, लेकिन ज़्यादा है तो और कमा रहे हो। वो इक्विलिब्रियम से भी ज़्यादा कमा रहे हो आप, तो उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, और वी कैन से मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। तो जहाँ पे या तो MR MC से ज़्यादा हो या AR AC से ज़्यादा हो। एवरेज को कंपेयर करोगे तो एवरेज से करोगे, मार्जिनल को करोगे तो मार्जिनल से करोगे। MR या तो MC से ज़्यादा हो या AR AC से ज़्यादा हो, इसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज़्यादा। लेकिन शॉर्ट रन में आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा समय तक नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि जब MR MC से ज़्यादा है तो आप लोगों की कॉस्ट कम लग रही है और रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है। आपको देखकर नई फर्म भी एंटर हो जाएगी, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। और जैसे ही नई फर्म एंटर हो जाएगी तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी।
और सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस धीरे धीरे, तो जो MR 20 था वो धीरे 19 आएगा। सौरभ अभी आपने बोला सेम रहता है, अरे भाई मैंने ये भी बोला एक पॉइंट तक सेम रहता है। 80,000 बोला तो मैंने ये थोड़ी बोला कि जिंदगी भर हर्ष 80 में ही बेचेगा। मार्केट 1 लाख पे आएगा तो 1 लाख पे बेचेगा, और 2 लाख पे आएगा तो 2 लाख पे बेचेगा, लेकिन उस टाइम पे वो 2 लाख पे रहेगा। लेकिन बढ़ेगा भी तो सही और कम भी होगा। गोल्ड का प्राइस कम नहीं होता क्या? कम भी हो जाएगा। मार्केट नीचे आएगा तो अभी 80 से हो सकता है कल ही 78 आ जाए। मार्केट के ऊपर है, तो इंडस्ट्री के ऊपर है भाई, सुन ले बराबर। और इंडस्ट्री चलती है डिमांड सप्लाई से। कैसे चलती है? ठीक है, 100 दिन के अंदर अंदर अगर अपन अगले 100 दिन में लोग गोल्ड खरीदना ही बंद कर दे कि एसेस कराओ तुम देखो कहाँ जाएगा प्राइस, वापस 40-50 पे आ जाएगा। सब चीज़ डिमांड सप्लाई से चलती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा मैंने एक बहुत बाहर के किसी इकोनॉमिस्ट से ये बात सुनी थी कि वर्ल्ड में सोने का जो भी भाव ऊपर नीचे होता है उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि भारत में गोल्ड को हर मायने से बहुत प्रेस्टीजियस माना जाता है, शादी विवाह के हिसाब से। ठीक है, एक आपकी शान होती है, एक आपका धरोहर होता है सोना, कि भाई सोना है, तो प्रेस्टीजियस वाला भी पॉइंट है, गुडविल वाला भी पॉइंट है, और अब तो इन्वेस्ट भी करने लग गए हैं, वेल्थ क्रिएशन भी है। हर तरीके से सोना भारत में, इसीलिए हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज से नहीं शुरू से। तो सोने का हमारी ज़िंदगी में एक बहुत उचित स्थान है। तो उस इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि इंडिया के लोग अगर गोल्ड की डिमांड को कंट्रोल कर ले तो इंटरनेशनल प्राइजेस भी नीचे आ जाएंगे। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल प्राइजेस भी नीचे आ जाएंगे। वो वाकई में ये बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी थोड़ा बहुत सोना मिलेगा, थोड़ा बहुत गोल्ड जो उसे शादी में मिला होगा, भले छोटी मोटी चीज़ें मिली होगी लेकिन वो मिली होगी उसे शादी में। तो ये शादी कितने भी गरीब घर में भी होगी तो एक थोड़ा बहुत सोना देते हैं अपन। इनफैक्ट उसके लिए अपन सेव करते हैं बरसों से कि भाई इसकी शादी होगी तो शादी में सोना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और ये हर रिलीजन में है, अपने यहाँ तो हर तरह का रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। तो हमारा एक गोल्ड से एक अलग ही वैल्यू जुड़ा हुआ है। तो प्राइस कभी ऐसा नहीं है कि नीचे ही जाएगा ऊपर ही आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो जब लोगों को ये पता चलेगा कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, न्यू फर्म एंटर करेगी। न्यू फर्म एंटर करने की वजह से सप्लाई नीचे आएगी, आनी है वो तो, अरे सप्लाई ऊपर आएगी क्योंकि नई फर्म आ गई। और जब भी सप्लाई ऊपर आती है तो प्राइस कर्व बना के देख लेना, भले सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम होगी, हाँ प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, याद रखना। प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस को बेस बनाओगे तो। लेकिन पहले भी बहुत बार समझाइए बात, मैक्रो में भी समझाइए, सप्लाई को बेस बनाओगे तो सप्लाई बढ़ने से प्राइस क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। ये बात याद रखना, सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, ये तो तुमने टिक कर ही लिया कि आप ज़्यादा कमाओगे, और ज़्यादा कमाने से देखो ये वाला प्रॉफिट, सॉरी ये वाला पॉइंट जहाँ MR ज़्यादा है किससे, MC से, ये वाला पॉइंट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है, ये बोल्ड कर रखा है। लेकिन ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से आप अब आ जाओगे किस पे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, आपका AR और AC क्या हो जाएगा, बराबर। ATC कुछ नहीं होता, ये एवरेज टोटल कॉस्ट, AC होता है, टोटल तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, एवरेज ही तो टोटल होता है। एवरेज कैसे निकलता है, ABC और AC को जोड़ के। ये कैसे निकलता है, अभी कॉस्ट पढ़ाया तुम्हें, ABC AFC को जोड़ के, तो वो AC हो गया। अब AC के बीच में टोटल घुसेड़ने का क्या मतलब है, तो एवरेज कॉस्ट बोलो या एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो, बात एक ही है। तो AR और AC बराबर होंगे, MR और MC बराबर होंगे। ये पॉइंट यहाँ पे आप सिर्फ नॉर्मल कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो, और इसके ऊपर आप क्या कमा रहे थे, सुपर। भाई तो ध्यान दे ले, इधर रह जाएगा ये, घर पे वैसे ही नहीं पड़ता। तो MR और MC बराबर, AR और AC बराबर, इसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और जब MR ज़्यादा होगा MC से तो उसे बोलते हैं, और वो बात वहाँ पे लिखी भी ना हो तो याद रखना, शॉर्ट रन में आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमा सकते, क्योंकि जब आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होंगे तो कुछ नई फर्म मार्केट में एंटर करेगी, उनके आने से सप्लाई बढ़ जाएगा और प्राइस नीचे आएगी और आप वापस से नॉर्मल कमाने लग जाओगे। क्या कमाने लग जाओगे। अब इसके बाद ये सेकंड लिख दो यहाँ, सेकंड केस हो गया ये। अब थर्ड केस, लॉस, और चौथा इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं लिखाऊंगा शट डाउन पॉइंट, लॉस। थर्ड,
अब लॉस कब होता है, समझ ही होंगे तुम, जहां AR कम हो और AC या MR कम हो, MC ज्यादा हो। When you are not able to recover your marginal cost from your marginal revenue, जब आप अपने marginal revenue से marginal cost को recover नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन याद रखना इस लेवल पे आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर ही रहे थे, एवरेज कर रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर रहे हैं, एवरेज कॉस्ट रिकवर नहीं कर रहे हैं। मतलब वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर रहे हैं। तो उस पॉइंट पे भी आप प्रोडक्शन कर सकते हो, उस पॉइंट पे भी आप प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो, अ फर्म कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन एनी पोजीशन बट स्टिल मेक लॉस। आपको लॉस भी हो सकता है, कब होता है लॉस, जब आप मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC पे आ गए, मतलब आप ABC तो रिकवर कर रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहे हो, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट मीट कर रहे हो और कुछ फिक्स कॉस्ट रिकवर कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। भाई आप बंद कर देना 2 मिनट। वेरिएबल कॉस्ट तो आप पूरी रिकवर करोगे, फिक्स कॉस्ट आप थोड़ी रिकवर करोगे, लेकिन बाकी की पूरी रिकवर नहीं करोगे। स्टिल आप थोड़ी बहुत फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कर ही रहे हो, तो इट इज बेनिफिशियल कि आप प्रोडक्शन चालू रखो, आप प्रोडक्शन चालू रखो। अब चौथा केस, चौथा यहाँ नहीं है, ये लॉसेस है। अब चौथे को मैंने नाम दिया है शट डाउन पॉइंट। इस पॉइंट पे आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर सकता। किसको रिकवर नहीं कर सकता? तो साला जब आप वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रहे हो तो फिर आपको बिजनेस क्या कर देना चाहिए बंद। ये बात यहाँ लिखी हुई है, इफ अ फर्म इज अनेबल टू मीट ABC, अगर आप वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रहे हो तो दिस विल बेटर फॉर शट डाउन, इसीलिए इसको शट डाउन पॉइंट कहते हैं। तो ये चौथा हो गया, इसके हिसाब से तीसरा है। तो कितनी कंडीशंस बनी इक्विलिब्रियम की? 4, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस और शट डाउन पॉइंट। और इन चारों को मैं एक बार यहाँ पे शॉर्टकट में भी लिख देता हूँ आपकी कन्वीनियंट के लिए। वैसे भी हम लोगों को तो ऑब्जेक्टिव वाले पॉइंट से याद रखना है। देखो, AR अगर ज्यादा है AC से तो उसे बोलेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? यहाँ देखो, AR अगर बराबर है AC के तो उसको बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नंबर 3, यहाँ देखो प्लीज, AR अगर कम है AC से तो कम है, बट ABC कवर हो रही है, ABC कवर हो रही है, उसे बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे लॉस। क्या बोलेंगे? बट लॉस में भी प्रोडक्शन चालू रखो, लॉस में भी प्रोडक्शन चालू रखो। बोलो, प्रोडक्शन चालू रखो। क्यों? क्योंकि आप भले एवरेज कॉस्ट में रिकवर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट से रिकवर और थोड़ी बहुत फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कर पा रहे हो। और चौथा है, जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर, ABC भी रिकवर नहीं कर पा रहे, आएगा ये वापस? मैं तो नहीं लिख रहा वापस। अब AR अगर ABC को भी रिकवर नहीं कर पा रहा तो उसे बोलेंगे शट डाउन पॉइंट, क्योंकि आप वेरिएबल कॉस्ट भी चारों लिख लेना यहाँ शॉर्ट में। आगे होंगे अब तो क्लियर? ठीक है, धन्यवाद, बंद कर दो।